जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी पढ़ेंगे यूपी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके के साथ, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही चुन चुन कर लाए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बनाए गए हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि ये जो प्रश्न है 100% सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन भी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का आपका जो पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। अब दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं बरेली, रायबरेली, अमेठी तथा लखनऊ। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बरेली, यानी कि उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड जो अन्य जो उद्योग हैं आपके डिस्ट्रिक्ट जाने जाते हैं उद्योग के लिए, वो भी हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। कि जो पेठा उद्योग है उसके लिए आपका मुख्य रूप से आगरा तथा उसके बाद इलाहाबाद भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है कि प्लाईवुड उद्योग के लिए नजीमाबाद और सीतापुर जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों, आपको ये भी ध्यान देना है कि खेल सामान उद्योग के लिए मेरठ, आगरा तथा बरेली। आपको ये ध्यान देना है कि खेल सामान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि मेरठ आपको ध्यान देना है, ये आपके ऑप्शंस में ज़रूर आता है। अब दोस्तों, आगे आपको ये ध्यान देना है कि लकड़ी पर जो नक्काशी होता है उसके उद्योग के लिए सहारनपुर आपका जाना जाता है, तथा ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए आपका कानपुर जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों, आज का आपका जो सेकंड प्रश्न है वो आपका है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मार्क करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। तो दोस्तों, आपके जो ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार हैं कि कौशाम्बी, सारनाथ, प्रयाग तथा अयोध्या। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए, यानी कौशाम्बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको ये ध्यान देना है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे तथा महात्मा बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों, आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। अब दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि इसमें अगर आपका ऑप्शन बनारस ना हो तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मेरठ। तो आपका दोस्तों इसमें बनारस तो है नहीं ऑप्शन में, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेरठ, यानी कि आपको ध्यान देना है कि जो रेशमी साड़ियाँ हैं वो मेरठ में बनाई जाती हैं। अब दोस्तों, अन्य उद्योग के बारे में जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि आपका साबुन जो उद्योग है वो कानपुर में है, वो आपको ध्यान देना है। और अलीगढ़ जो है वो आपका ताला उद्योग के लिए जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तथा अगला जो आपका है वो आंवला उद्योग के लिए प्रतापगढ़ जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों, आपका जो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान ऐसा है जो दशहरी आम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आपके जो ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार हैं कि मलिहाबाद, लखनऊ, नैनी, नोएडा, सिकंदराबाद। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि लखनऊ का एक प्रसिद्ध स्थान है मलिहाबाद, वहाँ का आपका दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों, आपको और ध्यान देना है कि भारतेंदु नाट्य अकादमी जो है वो आपका लखनऊ में स्थित है, तथा लखनऊ जो है वो आपकी यूपी की राजधानी भी है, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों, आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में काबर तथा माड़ किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में काबर तथा माड़ किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम है। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि काली मृदा जो है वो उसका स्थानीय नाम जो है वो काबर तथा माड़ है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों, आपको अन्य जो फैक्ट्स ध्यान देने हैं कि प्राचीनतम काप मिट्टी क्षेत्रों को बांगर कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बांगर किस मिट्टी को कहा जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि प्राचीनतम जो काप मिट्टी होती है उनको बांगर कहा जाता है, तथा नवीनतम काप मिट्टी को खादर कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों, आपका जो अगला प्रश्न है वो यह है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। अब दोस्तों, अब आपको ये तो पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश का जो प्रथम राजभाषा है वो हिंदी है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो द्वितीय राजभाषा है वह उर्दू है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। अब दोस्तों, आपके जो ऑप्शंस हैं 1987, 1999, 1957 तथा 1946। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका ऑप्शन है 1987,
ये तो होगा नहीं, 1999 भी नहीं होगा, 1957 भी नहीं होगा तथा 1946। तो दोस्तों ये आपके तीनों चारों ऑप्शंस गलत हैं। आपका जो सही आंसर होगा वो आपका 1989 हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको ध्यान देना है कि भाषा जो है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 यानी कि 343 में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। तथा वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है तथा जो मूल संविधान था यानी कि जो भारत का संविधान बना था उस समय मूल रूप से 14 भाषाओं का वर्णन था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शंस हैं अमेठी, रायबरेली, सीतापुर तथा कन्नौज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमेठी, यानी कि उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में रेल कोच फैक्ट्री का स्थापना किया जा रहा है। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है कि भारत में जो रेल कोच फैक्ट्री है वह कपूरथला पंजाब में है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है और किसमें सबसे कम। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार हैं कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो गोरखपुर तथा सबसे कम मथुरा में, तथा सर्वाधिक जो होता है वो मथुरा तथा सबसे कम जो होता है वो गोरखपुर। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, इतना बड़ा ऑप्शन है तो सब ऑप्शंस पढ़ेंगे नहीं, आपका डायरेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो गोरखपुर जिले में होती है तथा सबसे कम जो वर्षा होती है वह आपके मथुरा जिले में होती है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि नक्षत्रशाला को ही तारामंडल भी कहते हैं। तो दोस्तों जो आपके ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार हैं कि गोरखपुर नक्षत्रशाला, ऑप्शन बी है आपका इलाहाबाद नक्षत्रशाला तथा ऑप्शन सी है अमेठी नक्षत्रशाला तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका ऑप्शन ए है वह आपका सही हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नक्षत्रशाला जो है वह गोरखपुर में स्थित है। अब आपको ध्यान देना है कि गोरखपुर जो नक्षत्रशाला है उसे वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे ही तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब पूरे पूर्वांचल में एकमात्र नक्षत्रशाला जो है वह गोरखपुर में ही है तथा इसके अलावा सिर्फ लखनऊ और रामपुर में नक्षत्रशालाएँ हैं जो कि यूपी में है। अब दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह यह है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार हैं कि सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी, ऑप्शन सी है श्याम कुमारी तथा ऑप्शन जो डी है वो है एनी बेसेंट। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो सुचेता कृपलानी जी थी ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी तथा एनी बेसेंट जी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि संविधान के आर्टिकल 164 यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल जो करता है वह आर्टिकल कौन से आर्टिकल के तहत करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें आपका 164 हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश किस फसल का भारत में अग्रणी उत्पादक है। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है कि जौ का, पटसन का, मसूर का तथा सरसों का। अब दोस्तों आपके जो ऑप्शंस हैं उस प्रकार से आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा तथा ऑप्शन सी भी आपका सही होगा। तो आपको ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश जो है वह जौ का तथा मसूर का अग्रणी उत्पादक है भारत में। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश जो है वह दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है तथा अन्य जो प्रथम स्थान पे है वो इस प्रकार है कि गेहूं में उत्तर प्रदेश प्रथम उत्पादक है तथा जौ में, गन्ना में, आलू में तथा मसूर में, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपके जो ऑप्शंस हैं 1 नवंबर, 22 जनवरी, 20 मार्च तथा 8 अगस्त। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें आपका जो आंसर होगा वो 1 नवंबर हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वह 1 नवंबर को मनाया जाता है। अब आपको ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं तथा उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश का जो कानपुर शहर है उसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है तथा यहाँ का राष्ट्रीय पशु जो है वह बारहसिंगा है तथा राष्ट्रीय पक्षी जो है वो उत्तर प्रदेश का सारस, इसे ही क्रेन कहते हैं, आपको ये ध्यान देना है। तथा राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो अशोक है तथा राष्ट्रीय पुष्प जो है वो पलाश है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार का क्या नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है
कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लाख बहोसी पश्चिम बिहार। इसे कहीं कहीं लाख बेहोसी पश्चिम बिहार भी कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत यानी कि सबसे बड़ा जो पश्चिम बिहार है वह लाख बेहोसी पश्चिम बिहार है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों जो इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान देना है इससे रिलेटेड कि नवाबगंज जो पश्चिम बिहार है वह उन्नाव में स्थित है, तथा समसपुर जो पश्चिम बिहार है वह आपका रायबरेली में स्थित है, तथा लाख बहोसी तो आप लोग जानते ही हैं कन्नौज में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मार्क करना है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कौन सा है। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शंस है उसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए यानी कि लखनऊ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन जो संग्रहालय है वह आपका लखनऊ हो जाएगा। अब दोस्तों इससे इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट है वो आपको ध्यान देना है इससे संबंधित कि कोलकाता का भारतीय संग्रहालय 1814 में स्थापित किया गया था। ये भारत के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है, यानी कि जो संग्रहालय 1814 में स्थापित किया गया था कोलकाता में वह भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वन आच्छादित है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद ऐसा है जहां पर सर्वाधिक वन है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शंस है वह यह है कि सोनभद्र, मिर्जापुर, बलिया तथा गोरखपुर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वन है वह आपके सोनभद्र जिले में है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह यह है कि मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो 16 महाजनपद थे उनमें से 8 जो महाजनपद थी वो वर्तमान यूपी में स्थित है, तथा जो ये आपका जो ये क्वेश्चन है कि मथुरा किस महाजनपद की राजधानी है, तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सुरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी वो मथुरा थी, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो कोसल महाजनपद था उसकी जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, तथा अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, तथा चेद महाजनपद की जो राजधानी थी वो शक्तिमती थी। कहीं कहीं आपको सुक्तिमती भी देखने को मिलेगा, तो आपको इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है कि चेद जो है उसकी राजधानी सुक्तिमती या तो शक्तिमती भी हो सकती है। अब जो आपका अगला है वह वत्स जो महाजनपद है उसकी राजधानी कौशाम्बी थी, तथा कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ये 8 जो महाजनपद है ये आपके यूपी में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह यह है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। दोस्तों मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन दोबारा आ गया और इसमें जो आपके ऑप्शंस है वो भी ठीक है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1989। उत्तर प्रदेश को उर्दू की द्वितीय राजभाषा 1989 में घोषित किया गया, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि संघ की राजभाषा जो है वह हिंदी है और जो उसकी लिपि है संघ की वह देवनागरी लिपि है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ। अब दोस्तों इसमें जो ऑप्शंस हैं आपके कि 9 दिसंबर 2002, आपका जो अगला ऑप्शन है वह है नवंबर 2000, आपका ऑप्शन सी है कि 8 जनवरी 1997, तथा ऑप्शन डी है 28 सितंबर 1987। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन करके उत्तराखंड राज्य को बना दिया गया था, तथा जो उत्तर प्रदेश के 13 जिले को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि जो उत्तराखंड है इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कि जो गर्मियों में राजधानी होती है वह गैरसैंण हो जाता है, तथा शीत ऋतु की जो राजधानी यानी कि ठंडियों की जो राजधानी हो जाती है वह देहरादून हो जाती है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करते हैं। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करते हैं। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शंस है वो है कि तराई क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, तथा ऑप्शन जो डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश का जो थारू जनजाति है वह मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में, तथा अगर इनका निवास स्थान जिले वाइज में पूछा जाए तो आपको ध्यान देना है कि गोरखपुर आपका सही आंसर होगा। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो भुक्सा यानी कि जो बुक्सा या भुक्सा इसे दोनों बोला जाता है, इसका दोनों नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान देना है कि ये दोनों बिजनौर में स्थित है, यानी कि ये जनजाति आपकी बिजनौर पाई जाती है, तथा जो एक और जनजाति है आपकी महिगिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है महिगिर जो जनजाति है वह बिजनौर में पाई जाती है, ये आपको ध्यान देना है।
अब दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह यह है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। अब आपके जो ऑप्शंस हैं वो यह है कि 80, 90, 85 तथा 78। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं तथा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटें हैं वह 31 है तथा विधानसभा की जो सीटें हैं वो 403 है तथा उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि विधान परिषद भी है, तो जो विधान परिषद की सीटें हैं वो आपका 100 है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह यह है कि राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है दोस्तों कि आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य में कर्मा नृत्य जो है वह किस जनजाति द्वारा किया जाता है। अब आपके ऑप्शन है खरवार, संथाल, थारू तथा बुक्सा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो राज्य में खरवार जनजाति है उसके द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है, और जो आपका खरवार जनजाति है यह आपके सोनभद्र, चंदौली तथा ऐसे गाजीपुर जिलों में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। अब आपको यह ध्यान देना है कि यह आदिवासी नृत्य यानी कि जो खरवार है वह कर्मा पूजा के शरदकालीन त्योहार के दौरान किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो आखिरी प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है। अब दोस्तों आपके जो ऑप्शंस हैं वह है कि सोनभद्र, बलिया, गोरखपुर तथा प्रयागराज। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर इसमें हो जाएगा वह आपका हो जाएगा सोनभद्र, यानी कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बैगा जनजाति निवास करती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।